हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 7 का 4th पार्ट। और इसके पहले 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और उसके 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस किया था। पहला एप्लीकेशन ये था कि हम किस तरीके से एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बाय द यूज़ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सेकेंडली हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स को डिस्कस किया था। Now in this lecture what is going to be our goal is, in this lecture we will be discussing about dipole moment in organic molecules। यानी कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से डाइपोल मोमेंट डिसाइड करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं। अगर क्वेश्चंस दिए हों कि 2-3 मॉलिक्यूल्स जैसे आपको गिवन हो, और आप कैसे कंपेयर करके बता दोगे कि किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होने वाला है, किस में कम होने वाला है। ये सब का जो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है मैंने। और सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करेंगे डाइपोल मोमेंट की कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानकर, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उससे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसके बेसिक पॉइंट्स को ज़रूर से जानें, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो डाइपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन अ गिवन मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कितना पोलर है, उसमें कितनी पोलैरिटी है, इस चीज़ का जो मेजरमेंट है वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ the polarity in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी, यानी वो मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ये बताता है डाइपोल मोमेंट। नाउ सेकेंडली हम कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल ये जो म्यू सिंबल होता है, इससे हम डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। उसके बाद डाइपोल मोमेंट अराइज क्यों होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कब अराइज होता है, यानी कब डाइपोल मोमेंट हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यानी जो एटम्स इन्वॉल्व है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में, उनके बीच में किस बात का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो बेसिकली मॉलिक्यूल में पोलैरिटी अराइज होगी। पोलैरिटी होगी मतलब मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो व्हाट वी कैन से इज dipole moment arises due to difference in electronegativity of atoms in a molecule। ये हो गई बात कि ये क्यों अराइज होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ टू बी नोटेड इज़ कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स ये होता है कि यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व होगा एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो हम ये लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है दैट इज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों ही प्रेजेंट होता है डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम मीटर। यानी इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम मीटर। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम मीटर को, C-m, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कूलॉम मीटर को। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। अब एक और यूनिट होती है जिसमें फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट रिपोर्ट किया हुआ,
तो बुक्स में भी काफ़ी मिल जाता है ये। तो ये जो दूसरी यूनिट है इसको हम कहते हैं डे बाई। तो यानी कि इट्स अदर यूनिट इज़ डे बाई। एक दूसरी यूनिट है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है डाइपोल मोमेंट के मेजरमेंट में, दैट इज़ डे बाई। इट्स अदर यूनिट इज़ डे बाई। उसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट्स। एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि डाइपोल मोमेंट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिकली वी कैन से, मैथमेटिकली ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द चार्जेस इन्वॉल्व एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। जो भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं वो और उनके पोजीशन वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो सम कर देंगे उससे मिल जाएगा हमको अपना डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने ये वाला एरो का साइन बनाया है इसके ऊपर, दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डाइपोल मोमेंट को हम केमिस्ट्री में आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आज के लेक्चर के लिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन केमिस्ट्री, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन केमिस्ट्री। कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट? तो बेसिकली हम केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट को एक इस तरीके के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बनाते हैं। अब किस साइड कौन सा सिंबल होगा ये हम अभी देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो क्रॉस वाला सिंबल बनाएंगे ये किस साइड बनाएंगे, ये हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटर के साइड। मतलब जिस साइड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है तो चार्जेस का सेपरेशन होगा, चार्जेस का सेपरेशन होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। हम इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक ये चार्ज हो गया और इसके बीच में सम डिस्टेंस इज देयर एंड देन देयर इज अदर चार्ज। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया अपना डाइपोल, यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो ये वाला जो क्रॉस साइड है वो किस साइड होगा, वो पॉजिटिव सेंटर के साइड होगा। तो हम लिख सकते हैं क्रॉस ऑन द पॉजिटिव सेंटर। और ये जो एरोहेड वाला साइड है, ये जो एरोहेड वाला साइड है वो किस साइड होगा, वो नेगेटिव साइड पे होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एरोहेड ऑन द नेगेटिव सेंटर। नेगेटिव सेंटर पे एरोहेड होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें HCl मॉलिक्यूल की तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें HCl मॉलिक्यूल की तो ये है अपना HCl मॉलिक्यूल। अब इसमें जो क्लोरीन एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो इस पे आ जाएगा अपना पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो क्रॉस होता है वो पॉजिटिव सेंटर के साइड होता है। पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे ये H वाला एटम है और जो एरोहेड होता है वो नेगेटिव सेंटर के साइड होता है। तो एरोहेड यहाँ पे है, यानी ये जो Cl जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था वहाँ पे हमने लगाया एरोहेड। तो ये हमने दिखाया, जो ये हमने दिखाया बेसिकली बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है। और मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BeF2 मॉलिक्यूल की तो उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं, BeF2, ये है अपना BeF2 मॉलिक्यूल। इसमें हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसे क्यों दिखाया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
उसकी वजह से उस पर आएंगे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे बेरिलियम पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो एक जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो होगा अपना यहाँ से यहाँ, और जो दूसरा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है वो होगा अपना इधर से इधर। अब ये दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्चुअली में इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। इसी तरीके से हम H2O मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल में भी एक बार देख लेते हैं। ये बन गया अपना H2O मॉलिक्यूल। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स को, क्योंकि हमें पता है कि जो O एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो O एटम पे क्या आ जाएगा, O एटम पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस H एटम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, अगेन इस H एटम पे भी आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैसे शो करेंगे, हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से शो करेंगे, ऐसे एंड ऐसे। हमने ऐसे क्यों शो किया, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव सेंटर की तरफ ये होगा क्रॉस एंड नेगेटिव सेंटर की तरफ होगा एरोहेड। सिमिलरली इसमें भी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट को केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी बात हो गई रिप्रेजेंटेशन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें नोट करना होगा कि अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल को, और अगर डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा तब हम क्या बोलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को। तो अगर हमारा डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो, डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो। एक तो ये केस हो सकता है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, जो अपना म्यू है वो क्या है, ज़ीरो। तो इस केस में जो अपना मॉलिक्यूल होता है वो होता है नॉन पोलर। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। और फिर उसके बाद अगर डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज़ नॉन ज़ीरो, अगर डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो म्यू है अपना वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, वो पोलर है, मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। हमने यहाँ पे बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, क्यों अराइज होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अराइजिंग ऑफ डाइपोल मोमेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने डिस्कस किया। इसके यूनिट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, कूलॉमीटर होती है ऐसा यूनिट। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद किस तरीके से केमिस्ट्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एंड देन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर म्यू ज़ीरो होगा तो मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर, और अगर म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल इज़ पोलर। यहाँ तक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया डाइपोल मोमेंट के बेसिक्स के बारे में। अब हमको क्या डिस्कस करना है, अब हम क्वेश्चंस सीधा स्टार्ट करेंगे करना, और इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चनों में क्वेश्चंस में करना है कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं हमें उसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता देना है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, सी एच 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 एंड एफ। यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, सी एच 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 सी एल। यहाँ पे बना सकते हैं सी एच 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 एंड बी आर, और यहाँ बना सकते हैं हम सी एच 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 एंड आई। अब अगर हम बात करें कि हम डाइपोल मोमेंट कैसे शो करेंगे इन सभी मॉलिक्यूल्स में, तो हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। हमें पता है एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इधर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे वो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं।
तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक नेट रिजल्टेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगेन इन सब मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट है वो तो इस तरीके से ही होगा, ऐसे हम शो कर सकते हैं। इधर भी हम वैसे ही सिमिलरली शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएँ तो हम तो ये बोल देंगे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, मतलब मैक्सिमम पोलैरिटी हमें ऐसा लगेगा कि इस वाले मॉलिक्यूल में है जहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज एज वेल एज जो डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट होता है। तो ऑल्दो यहाँ पे क्योंकि एफ एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दीज थ्री। बट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि फ्लोरीन क्या है, एक बहुत ही स्मॉल साइज एटम है। स्मॉल साइज एटम होने की वजह से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जा रही है। तो डिस्टेंस कम हो जा रही है, इस वजह से हम, क्योंकि ये तीन तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट सब में सेम है, वेरी क्या कर रहे हैं, यहाँ सी एफ बॉन्ड है, यहाँ सी सी एल, यहाँ सी बी आर और सी आई। तो हम बेसिकली इसी से डिसाइड करेंगे कि किसका ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल्दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, बट क्योंकि डिस्टेंस कम हो जा रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, तो जो हमारा ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर से थोड़ा सा अलग आता है। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है, मैं वो भी लिख दे रही हूँ। एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होता है वो होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है 1, 2, 3 एंड 4। बट जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो अलग आता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है, जो एक्चुअल ऑर्डर जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसमें डाइपोल मोमेंट सेकेंड का, सेकेंड यानी CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा। देन कम्स फर्स्ट वन CH3F, देन कम्स आवर CH3Br, एंड सबसे एंड में आएगा अपना CH3I, फोर्थ स्ट्रक्चर। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, ड्यू टू exceptionally small size of फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम के स्मॉल साइज़ की वजह से हमें ये ऑर्डर देखने मिलता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि हम किस तरीके से बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप स्टार बना सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन लग रहा था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ये कंपाउंड्स दिए होंगे तो आप बताएंगे CH3Cl का सबसे ज़्यादा होगा, देन फॉलोड बाई CH3F, उसके बाद आएगा CH3Br, एंड देन सबसे कम होगा इनमें CH3I का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है, चार स्ट्रक्चर्स गिवन है, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। एक बार इन सभी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। CCl4, ये हो गया अपना CCl4, देन CHCl3, CHCl3, this is our CHCl3, then comes CH2Cl2, this is our CH2Cl2, and at the end comes CH3Cl. सो दिस इज CH3Cl। अब इसमें हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन सभी स्ट्रक्चर्स में, एक बार करके देखते हैं। तो क्योंकि C और Cl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। अगेन इसमें ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा, और इसमें ऐसे बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे, CHCl3 में, इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इसमें ऐसे बनेगा, क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव वाले एंड की तरफ क्रॉस ऐसा होता है और नेगेटिव वाले की तरफ एरो हेड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा,
और इस केस में ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ CH बॉन्ड है। नाउ इन दिस केस यहाँ पे C और Cl में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, C और Cl में अगेन इस तरीके से करेंगे, H और C में क्योंकि C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट स्ट्रक्चर जो फोर्थ वन है उसमें हम कैसे दिखाएंगे, CCl इस तरीके से होगा क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C और H में H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C की तरफ एरो हेड जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इन सभी स्ट्रक्चर्स में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तीनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो जो भी वेक्टर्स होते हैं हम क्या करते हैं, उनका रिजल्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीन वेक्टर्स हैं इसका रिजल्टेंट कहीं नीचे डायरेक्शन में आ रहा होगा और वो जो रिजल्टेंट होगा उसको ये वाला जो वेक्टर है जो पॉइंटिंग अपवर्ड है वो क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो CCl4 मॉलिक्यूल होगा उसमें जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। यानी ये कैसा मॉलिक्यूल है, CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ नॉन पोलर। अच्छा, अब बाकी सब मॉलिक्यूल्स में क्या ऐसा हो रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉन्ड ऊपर है, मतलब सॉरी एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर है और दो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स नीचे हैं और एक वाला डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है वो इस CCl बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर को रीइंफोर्स कर रहा है, यानी उसी के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो और इस केस में अगर हम देखें तो ऐसे दो CH बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं जो इस वाले CCl बॉन्ड को रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी इसी के डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं और बस एक इधर ऑपोजिटली कर रहा है, इधर दो ऑपोजिटली कर रहे थे। और इस केस में क्या हो रहा है, ऐसे तीन CH के बॉन्ड्स हैं जो इस CCl बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, यानी ये पूरे ही अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम इस केस में देख सकते हैं कि कुछ भी अपोज नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पॉइंट आउट करें तो कहीं ना कहीं अब क्या करेंगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे ऐसे दो वेक्टर्स हैं, ये इधर है और ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, लास्ट वाले केस में, कि सारे ही जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं वो सभी अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, यानी कि कुछ भी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमें मैक्सिमम पोलैरिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद हमें ये वाला देखने को मिलेगा एंड देन ये वाला देखने को मिलेगा जहाँ पे दो नीचे हैं और एक ऊपर है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये दोनों इसको रीइंफोर्स कर रहे थे और यहाँ पे तीनों ही इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रीइंफोर्स करने के लिए सिर्फ ये एक है। इसीलिए हम क्या ऑर्डर लगा सकते हैं, हम ऑर्डर ये लगा सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा अपना फोर्थ स्ट्रक्चर का, इस वाले स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें नेट एक अपवर्ड रिजल्टेंट हमें मिल रहा है। उसके बाद आ जाएंगे हम थर्ड स्ट्रक्चर पे, देन आएंगे हम सेकेंड स्ट्रक्चर पे एंड देन फर्स्ट में तो सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो तीनों का रिजल्टेंट है वो इस वाले के बिल्कुल अपोजिट पड़ेगा और उसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू अपना ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स जब भी होंगे तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे भी चारों ग्रुप सेम थे तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो गया है ज़ीरो। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, CHF3 इसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार। CHF3, फिर है अपना CHCl3, फिर है CHBr3 और उसके बाद है CHI3। इस तरीके से अब इसमें अगर हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या होगा, F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें क्या होगा इस तरीके से क्योंकि C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ही ज़्यादा है और यहाँ पे ऐसे ही होगा, यहाँ पे सब केस में ऐसे ही होगा। अब इसमें भी क्या है, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे
यहाँ पे आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन प्यारा होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सभी केसेस में जो नेट रिजल्टेंट है वो किधर है, नेट रिजल्टेंट जो है वो अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ। अब सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में अपना साइज़ वाला फैक्टर डोमिनेट कर जा रहा था कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसका डाइपोल मोमेंट, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट था पूरे मॉलिक्यूल का, ओवरऑल मॉलिक्यूल का, वो कम हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा केस ऑब्जर्व नहीं करें, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पोलैरिटी, कहाँ ज़्यादा पोलैरिटी है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पोलैरिटी है। इसलिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट का, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ का। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट का सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड का, देन थर्ड का एंड देन फोर्थ का। मतलब यहाँ पे साइज़ वाला फैक्टर डोमिनेट ना करके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स लगे हैं, यानी जो माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स लगे हैं वो कितने ज़्यादा हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि 3 F लगे हैं और F का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा पोलैरिटी है, उसके बाद यहाँ पे है, देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे 2 एल्कीन्स गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये वाली एल्कीन है ना, ये फर्स्ट वाली एल्कीन, ये क्या है, और ये है अपनी सिस एल्कीन। और जो ये सेकेंड वाली एल्कीन है ये अपनी ट्रांस एल्कीन है। ठीक है, तो अब सिस और ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, कैसे कंपेयर करेंगे हम, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। अगेन जो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर्स गिवन है उन्हीं को फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं सेकेंड वाला स्ट्रक्चर। ये हमने ड्रॉ कर लिए स्ट्रक्चर्स। अब अगर हम बात करें किसकी, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स की, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी और एफ में एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगेन यहाँ पर भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एच और सी में सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी एच और सी में सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, ये तो हमने सिस वाले में रिप्रेजेंट किया। अब ट्रांस वाले में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे कर देंगे, यहाँ पे भी एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे, इसमें इस तरीके से होगा और इसमें इस तरीके से होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों अपवर्ड है और ये दोनों भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक नेट अपवर्ड रिजल्टेंट मिलेगा हमको सिस वाले केस में। अब ट्रांस वाले केस में क्या हो रहा है कि इधर एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और इधर एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो क्लियरली जो ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और जो ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, यानी कैंसिल आउट कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो मतलब ओवरऑल इसमें जो है नेट रिजल्टेंट वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सिस। तो यहाँ पे यानी डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हम क्या बोल देंगे, जो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा अपना, हम क्लियरली देख सकते हैं सिस ग्रेटर देन ट्रांस है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट का है वो ग्रेटर देन सेकेंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर में देखा। पर क्या सिस का ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस होगा, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं, हम आगे के स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। मतलब वो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि किस तरीके के ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऐसा हम जनरली बोल नहीं सकते कि सिस का डाइपोल मोमेंट, जो सिस एल्कीन का डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होगा, हम ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब एक बार इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं। ये वाली एल्कीन जो है वो क्या है, यहाँ पे ये वाली एल्कीन है अपनी ट्रांस और यहाँ पे ये वाली एल्कीन क्या है अपनी सिस। अब इसमें देखते हैं कैसे डिसाइड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हो गया अपना ट्रांस, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे सिस, ये ड्रॉ कर लिया हमने सिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एच और सी के
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इस तरीके से दोनों रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ कैसे कंपेयर करेंगे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, ये कार्बन है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें? तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये वाला कार्बन है CH3 वाला, वो कैसा है, वो है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है कि नहीं है, ये है अपना sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जो ये वाला कार्बन है अपना, वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमें ये पता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज से क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन में क्या होता है, s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और s कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैसे, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगेन इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने ट्रांस में क्या दिखा दिया, हमने ट्रांस में दिखा दिया बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को। यहाँ से ये मैं रब कर दे रही हूँ, ये मैं बस जस्ट समझाने के लिए बता रही थी कि ये कार्बन sp3 है और ये sp2 है, इसीलिए ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है और ये sp2 है, इसीलिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को यहाँ पे और यहाँ पे। अब नेक्स्ट है अपना सिस वाला स्ट्रक्चर, इसमें भी देखते हैं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को। तो अगेन sp2 हाइब्रिड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एंड C और H में C इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ ट्रांस वाले में क्या हो रहा है, ये वाला डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो ये वाले डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं ये भी एक दूसरे को अपोज करें, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। लेकिन अगर हम सिस वाले में बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये H इधर है, इसका H इधर है, बट ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ये कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो सिस का डाइपोल मोमेंट है ट्रांस से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर भी जो ऑर्डर होगा किसका, डाइपोल मोमेंट का, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सिस ग्रेटर दैन ट्रांस हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 2 ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना 5th क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में H सेम साइड पे है, यहाँ पे H और H अपोजिट साइड्स पे हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C CH3 H Br। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा से, एंड देन हमने यहाँ ड्रॉ किया CH3 H Br H। अब इसमें हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इस तरीके से दिखा देंगे। Br और C में ऑब्वियसली Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H एंड C में C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे C और H में C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C और Br में हम दिखा सकते हैं Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और C और H में अगेन C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है और जो ये वाला बॉन्ड है ये सम एंगल पे हैं। ठीक है, उनके बीच में कुछ एंगल है, और जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये भी क्या है, सर्टेन एंगल पे ओरिएंटेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले बॉन्ड एंगल्स तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, बट ये वाला जो CH3 और ये वाला Br, इनके बीच में क्या हो गया है, एंगल रिड्यूस हो गया है, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं, यानी इस वाले बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर को ये वाला बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच में कुछ एंगल आ रहा था, और यहाँ पे ये कम्प्लीटली रीइंफोर्स कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो क्या है, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का ज़्यादा है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का फर्स्ट वाले से ग्रेटर हो जाएगा। यानी हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि इस केस में ट्रांस वाले का ग्रेटर है सिस वाले से, क्योंकि ये क्या है, अपना ट्रांस वाला फॉर्म है और ये है अपना सिस वाला फॉर्म। बेसिकली हाइड्रोजन एटम सेम साइड पर है। तो इस तरीके से हमने अपना 6th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट, अच्छा अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लास्ट वाले क्वेश्चन की ही तरह है। एक बार देख लेते हैं जल्दी से किस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को दिखाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये इस तरीके से होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। C और H में C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगेन C और H में C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। C और Cn में क्या होगा, C और Cn में ये वाला ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है। C ट्रिपल बॉन्ड N का क्या मतलब है कि यहाँ पे sp हाइब्रिड कार्बन है और sp और sp2 में sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगेन अगर हम सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में बात करें यहाँ पे, तो अगेन ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे एंड यहाँ पे ऐसे बनेगा, और जो लास्ट वाला बच गया है उसमें हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हमने दिखा दिए बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को। अब हम इसमें ये देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है कि इसमें अगेन क्या है, Cn इस डायरेक्शन में और CH3 इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के समथिंग एंगल पे हैं। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो CH3 वाला बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो Cn वाले के बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो हो गया है अपना सेकेंड का ग्रेटर दैन फर्स्ट। यानी हम इसमें भी कह सकते हैं कि जो ट्रांस वाला फॉर्म है उसका ग्रेटर है सिस वाले फॉर्म से, क्योंकि ये था अपना ट्रांस वाले फॉर्म जैसा और ये था अपना सिस वाला, यानी H एटम ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे ये हो गया है, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ Cn और CH3 एग्जैक्टली एक दूसरे को रीइंफोर्स करे, जबकि यहाँ पे कुछ एंगल में ये इस तरीके से अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ये इस तरीके से डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। ये हमने कर लिया अपना 7th क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है डाइपोल मोमेंट इन डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस हमें जनरली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। और इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास बेंजीन के डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ये हो गया अपना एक X और ये हो गया Y, डाई सब्सटीट्यूशन हुआ है। X और Y कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, मतलब आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो पहला वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, वहाँ पे ऑर्थो सब्सटीट्यूशन हुआ है। ऑर्थो यहाँ पे क्या है, X और Y एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे, और यहाँ पे X और Y एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं। तो ऐसे X और Y कुछ भी हो सकते हैं, मतलब X और Y कुछ भी होंगे। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल। इसको हम ऐसे कैसे जस्टिफाई करेंगे वो एग्जांपल हम अभी देखेंगे। पहले हम इस चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि X एंड Y कैन बी आइदर +I ग्रुप
और माइनस आई ग्रुप, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस आई ग्रुप भी हो सकते हैं और माइनस आई ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना क्या है, हमें ये देखना है कि जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट वो क्या होगा, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स। यानी जो भी डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपना डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कर लेना। और इसको अब हम अप्लाई करते हैं फर्दर के क्वेश्चंस में। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन द फॉलोइंग। यानी ये जो ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले कंपाउंड्स दिए हैं, इसमें हमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑर्थो सब्सटीट्यूशन है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो CH3 ग्रुप है और जो Cl ग्रुप है एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है इसमें मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, पैरा, एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, उसमें देखते हैं हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ये हो गया अपना पहला स्ट्रक्चर है ना, इसमें Cl यहाँ लगा है, CH3 यहाँ लगा है। ये हो गया अपना दूसरा स्ट्रक्चर, इसमें Cl यहाँ लगा है, CH3 यहाँ लगा है। और ये हो गया अपना तीसरा स्ट्रक्चर, इसमें CH3 यहाँ लगा है और Cl यहाँ लगा है। अब अगर हम इसमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे sp3 हाइब्रिड कार्बन है जबकि यहाँ पे sp2, तो हम ऐसे दिखाएंगे। और यहाँ पे क्या है, Cl है और इस डायरेक्शन में। तो हम बेसिकली डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम अगर देखें ध्यान से तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले डाइपोल मोमेंट वेक्टर को यहाँ से उठा के इसके टिप पे ला के रख देंगे। यानी कि हम कैसे करेंगे, एक बार देखते हैं। जो Cl वाला एंगल था वो तो इस तरीके से ही है और हमने इस वाले वेक्टर को डिस्प्लेस किया है, कुछ नहीं किया, बस यहाँ से उठा के इसकी टिप पे रख दिया, यानी ऐसे रख दिया ताकि हमें एंगल पता चल सके। तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे जो एंगल है वो बेसिकली 120 डिग्री का है। अगेन हम अगर यहाँ पे देखें CH3 और Cl एक दूसरे के मेटा पे हैं, तो कैसे हम देखेंगे, यहाँ पे बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स अगेन बनाएंगे तो हम ऐसे ही, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन इधर है, यहाँ पे बेंजीन वाला, और ये sp3 है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर, और पॉजिटिव की तरफ ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर को शिफ्ट करके दिखा सकते हैं। क्लोरीन का तो अपना ऐसे दिखाएंगे ही हम इस तरीके से, और ये वाला जो नीचे आ रहा है हम इसको शिफ्ट कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल है वो कितना हो गया है, 60 डिग्री का हो गया है। अब अगेन लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं किस तरीके से हम डिसाइड कर रहे हैं। तो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हम ये देख सकते हैं कि एक तो इधर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर और एक क्या है, इधर है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यानी कि एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, सिमिलर डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, एक इधर है नीचे इस तरीके से, दूसरा भी इधर ही है नीचे इस तरीके से। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, वो हो गया है अपना 0 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसमें है 120 डिग्री, देन इसमें है, एंड देन इसमें सबसे कम है, यानी पैरा वाले में सबसे कम है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किस में डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, ऑर्डर क्या रहेगा। हमने ये वाला जो लिखा था ना यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना कम होगा, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है।
इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, एंड देन सबसे ज़्यादा होगा इस पैरा वाले केस में। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पैरा में, उसके बाद होगा अपना मेटा में, एंड देन सबसे कम होगा यहाँ पे ऑर्थो पे। ठीक है, तो ये हो गया पैरा, मेटा, ऑर्थो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इन दिस डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक लगा था अपना प्लस आई ग्रुप ये वाला, और एक लगा था माइनस आई ग्रुप, ऐसे सब में था, ये प्लस आई ग्रुप था, ये माइनस आई ग्रुप था, ये प्लस आई ग्रुप था एंड ये माइनस आई ग्रुप था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। इसमें पैरा, मेटा, ऑर्थो आ गया अपना ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों ही माइनस आई वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, यानी ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। अब इसमें भी हम एक बार ड्रॉ करते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सी एल है, यहाँ पे एक सी एल है। इसमें अगर हमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स को दिखाना है तो सी एल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे एक सी एल है और एक सी एल इधर मेटा पोजीशन पे है, एंड लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, सी एल पैरा पे एक दूसरे के हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, जो ये था अपना पहला वाला ये था ऑर्थो, दूसरा वाला था अपना मेटा, और तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर था वो था अपना पैरा। अब इसमें कैसे हम कंपैरिजन करेंगे, पहले इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड डाइपोल मोमेंट अगर हम दिखाएं, ये ऐसे है और ये इधर है, इसमें इधर के डायरेक्शन में है और इधर के डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, अब इनको एक बार डिस्प्लेस करके दिखाते हैं। तो जैसे इधर का Cl जो था ये वाले एटम में, सॉरी ये वाले मॉलिक्यूल में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में था और इसको हम शिफ्ट करेंगे, इसके टिप पे ले आएंगे। तो ऐसे दिखाया हमने Cl को, और ये दिखा दिया हमने दूसरे वाले डाइपोल मोमेंट वेक्टर को। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का हो गया है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अगेन इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम एज इट इज़ ड्रॉ करते हैं। हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से ऐसे, और इसको हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, आफ्टर डिस्प्लेसिंग एंड ड्राइंग लाइक दिस 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में हम देखें अगर, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो हमने ये पढ़ा था पीछे कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में, उतना कम होगा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है पैरा के केस में, एंड देन उसके बाद है मेटा के केस में, एंड देन ऑर्थो के केस में। तो यहाँ पे अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा अपना, ऑर्थो में हो जाएगा सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, एंड देन आएगा अपना मेटा, और सबसे कम आएगा अपना पैरा, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड एंगल है डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में सबसे ज़्यादा है 180 डिग्री, उससे कम था 120 डिग्री एंड देन 60 डिग्री। और जितना कम होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल, उतना ज़्यादा होता है अपना डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए ऑर्थो का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, एंड देन मेटा का है अपना, एंड देन पैरा का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया डिसाइड स्ट्रक्चर में। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जेई के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जेई वाले बच्चे बहुत ही ध्यान से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। बाकी सारे जो भी हमने क्वेश्चंस किए वो जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली जेई के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
तो हम क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई के एग्जाम में, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। ऑल्दो इसमें मैंने ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए हैं, हो सकता है ऑप्शंस ना प्रोवाइडेड हो इस तरीके क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपसे नंबर पूछ ले। तो यहाँ पे पूछा है कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है। तो अगर हम इन सबको देखें ध्यान से तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वही यहाँ पे भी है। अगेन सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी एक दूसरे के पैरा पे ही प्रेजेंट है दो साइनाइड ग्रुप्स, यहाँ पे दो थायोल ग्रुप्स प्रेजेंट है एक दूसरे के पैरा पे, और यहाँ पे NH2 यानी अमीन ग्रुप प्रेजेंट है एक दूसरे के पैरा पे। तो हमको फर्स्ट गो में ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं यानी पैरा है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अगेन यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि ये ज़ीरो हो जा रहा है। इस केस में भी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि ज़ीरो हो जा रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, अमीन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, तो हमें ऐसा लगेगा कि जितना इधर होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर उतना इधर होगा, तो इधर भी ज़ीरो हो जाएगा। बट एक्चुअल में हमें क्या देखना है कि ऐसे जो हम सोच रहे हैं ना वो एक्चुअल में सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अगर हम इसका आंसर मार्क करते हैं 4, अगर हमने इसका आंसर मार्क कर दिया 4 ये, तो ये हो जाएगा गलत, यानी ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है A1। कैसे, इसमें सिर्फ इन चारों में से सिर्फ ऐसा एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ज़ीरो है डाइपोल मोमेंट, और वो है अपना ये सेकेंड वाला स्ट्रक्चर। बाकी तीनों में ऐसा क्या हो रहा है कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाकी तीनों स्ट्रक्चर्स में ऐसा हो क्या रहा है कि वहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर में जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर के लिए ज़ीरो है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है उसका ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम बात करें पहले वाले स्ट्रक्चर की, यानी पहले वाले स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जाएगा, हम बस एक ही स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लेते हैं। ये है अपना OH OH। सपोज हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी तो ड्रॉ कर सकते थे, OH और OH। हमने ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पे दो लोन पेयर्स भी हैं इसके, ठीक है, इसमें भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ पर भी हम लोन पेयर दिखा सकते हैं इस तरीके से, और इसमें भी दो लोन पेयर्स हैं इस तरीके से। तो अब इन दोनों स्ट्रक्चर में हमने ऐसे क्यों दिखाया, एक में हमने इस तरीके से OH दिखाया, एक में हमने इस तरीके से OH दिखाया। यहाँ पे हमने ऐसे OH दिखाया इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में ऐसे OH दिखा दिया। तो ऐसा बेसिकली हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, यानी ये बॉन्ड्स आपस में घूमते रहेंगे। तो जब घूमते रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकती है, किसकी, इन OH ग्रुप्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा डाइपोल मोमेंट जो नेट है वो कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि लोन पेयर इसमें इस डायरेक्शन में, इसमें इस डायरेक्शन में, और इधर OH है। बट इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए लोन पेयर इधर है, इधर लोन पेयर इधर है, H इधर H इधर। तो क्या इस स्ट्रक्चर में कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऑल्दो इस स्ट्रक्चर में पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से क्योंकि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड अलाउड होता है, हम ये लिख सकते हैं रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज अलाउड, अराउंड सिंगल बॉन्ड इज अलाउड। क्योंकि रोटेशन अलाउड होता है सिंगल बॉन्ड में, इसीलिए यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, कोई भी ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ये वाली भी हो सकती है ओरिएंटेशन, ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें इसमें SH में और NH2 वाले में समझना है कि रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड अलाउड है, तो इस वजह से ओरिएंटेशन बदल सकती है और नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन CN वाले केस में ऐसा क्या खास हो रहा है, CN वाले का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर भी C है, ट्रिपल बॉन्ड N है। अगेन
इसमें क्या हो रहा है, ऑल्दो यहाँ पर भी रोटेशन हो सकता है, पॉसिबल तो है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन हो सकता है, लेकिन क्या इसके अराउंड अगर रोटेशन होगा भी तो इन मॉलिक्यूल्स पे फ़र्क पड़ेगा, सॉरी इन ग्रुप्स पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सी एन है, यहाँ पर भी सी एन, और अगर ये रोटेट करते भी हैं तो इनकी ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगा। इसीलिए हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो जा रही थी। यहाँ पे क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड एन है तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो रोटेशन यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन रोटेशन के बाद भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इस ओरिएंटेशन में कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इस ओरिएंटेशन में कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा एक ही स्ट्रक्चर है, ये वाला, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर से इन्जॉय किया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। एंड काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चंस ढूंढने में, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में, और आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने में। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। अपकमिंग लेक्चर्स में हम आगे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, लाइक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो स्टे ट्यून फॉर दोज लेक्चर्स, दे विल बी अपलोडेड सून ऑन आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप